हेलो एंड वेलकम गाइस। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल के आ जाओ, यूनिट 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट की 2 यूनिट कवर कर ली थी। पहली यूनिट में हमने ये देखा था कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है, प्राइस सेट करने की कंडीशंस क्या है, या फिर अगर कोई दूसरा बंदा प्राइस सेट करता है और वो प्राइस सेट नहीं कर पाता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अगर किसी पार्टी की गलती होती है तो रिस्क उसका होता है। इसके अलावा एक आध दो चीजें हमने और पढ़ी थी इस यूनिट 1 में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर कोई सामान खराब हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अगर एग्रीमेंट बन गया, मैं चश्मे का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद फ्रेम टूट जाए तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन नंबर 8 अप्लाई होता है और वो बोलता है कि अगर बायर और सेलर दोनों की ही गलती नहीं है, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट भी है और स्पेसिफिक गुड भी है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक। इसके बाद फिर हमने यूनिट 2 पढ़ा कंडीशन और वारंटी से रिलेटेड। कंडीशन मतलब वो मेन कंडीशन जिसके होने से काम हो जाता है, मतलब जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट चल ही नहीं सकता। मेन चीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंडीशन। वारंटी मतलब होता है साथ वाली चीज, कंडीशन के साथ साथ चलने वाली चीज को हम प्यार से वारंटी कह देते हैं। जैसे मेरे को पहाड़ चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए, पहाड़ चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए, तो पहाड़ चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि मेरे को पहाड़ चढ़ना है। अगर कोई पहाड़ चढ़ने वाली गाड़ी ना हो तो मैं उस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ। लेकिन गाड़ी के स्पीकर खराब है या हॉर्न खराब है तो ये गाड़ी की वारंटी में आएगा, ना कि कंडीशन में। मैं इनके बिहाफ पर केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। मैं केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ कि गाड़ी का स्पीकर अच्छा नहीं है। मैं उससे ये नहीं बोल सकता कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। अब सुनना, अगर मैंने उससे ये बोला होता कि मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके स्पीकर बहुत अच्छे हों और वो पहाड़ पर चढ़ सकती हो, तो यहाँ पर कंडीशन हो गई पहाड़ चढ़ना भी और स्पीकर भी। इसके अलावा कोई तीसरी चीज हुई तो वो वारंटी होगी। इन दो बिहाफ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता हूँ, लेकिन वारंटी केस में मैं केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकता। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, मतलब रिस्क किसका होगा। बाई चांस सामान खराब हो जाए तो एट लास्ट रिस्क किसका होगा। तो इसके लिए दो चीजें समझने की बहुत जरूरत होती है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो प्रॉपर्टी मतलब मैं आपसे ओनरशिप के बारे में बात कर रहा हूं। जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। दोस्त की बाइक वाला एग्जांपल ले ले रहा हूं। मैं दोस्त की बाइक लेके गया पेपर देने अपनी, तो ओनरशिप किसकी? दोस्त की। बाइक पोजीशन किसके पास? मेरे पास। साफ बात है। प्रॉपर्टी उसकी, पोजीशन मेरा। अब सपोज बाइक चोरी हो गई, लॉस किसका होगा? मेरा या उस बंदे का? ऑब्वियस सी बात है उस बंदे का। वो मेरे से डैमेजेस क्लेम करता रहे बाद में, वो अलग बात रही। वो तो अलग बात रही, वो मेरे से पैसा क्लेम कर ले। लेकिन एक्चुअल रिस्क किसका हुआ? उस बंदे का जिसकी बाइक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, बोले तो जिसकी ओनरशिप होती है, उसका ही रिस्क आता है। पोजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजेशन जिस किसी के भी पास हो हमें कोई मतलब नहीं है। जिस किसी के पास फिजिकली गुड्स पड़े हुए हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मेन दिक्कत होती है वो प्रॉपर्टी से होती है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास गुड्स की ओनरशिप है तो रिस्क मेरा है। ठीक। मेरे सामान का रिस्क किसी और का कैसे हो सकता है, और जिस चीज का रिस्क किसी और का है वो सामान मेरा कैसे हुआ? सोचो सोचो सोचो। आओ। अब देखो यहाँ से चैप्टर का मेन हिस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ से नहीं, अभी आगे से होगा। मतलब एक मेन पॉइंट ये रहा कि गुड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो जो रिस्क होता है वो प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होता है। मतलब जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, बात खत्म। भले ही सामान किसी के पास पड़ा हो, जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क, बात खत्म। आओ 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 देखो। ओके। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कब पास होती है देख के रखना। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड से रिलेटेड, मतलब गुड को आइडेंटिफाई करना, बोले तो एसर्टेन करना। दो तरह के गुड थे ना, अनएसर्टेन और एसर्टेन गुड। 1000 पैकेट पड़े हुए हैं मेरे पास नमक के, उनमें से कोई 2 पैकेट बेचने हैं, तो 1000 पैकेट हुए अनएसर्टेन, और जिस दिन मैंने वो 2 पैकेट निकाल के रख दिए वो 2 पैकेट हो गए एसर्टेन गुड। जो मैंने स्पेसिफिकली निकाल के रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें बोलते हैं एस सर्टेन गुड, या बोले तो स्पेसिफिक गुड्स। ठीक। इंटेंशन ऑफ पार्टीज, पार्टी का इंटेंशन भी होना चाहिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए। अगर पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने का, तो ऐसी सिचुएशन में निकाल के रखने का फायदा क्या हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनना, ये वाली चीज आपको याद करनी है थोड़ी बहुत, इससे बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक गुड पासिस व्हेन इंडेंटेड। जब मेरा स्पेसिफिक गुड है या एसर्टेन गुड है, जब मैं चाहूं तब उस प्रॉपर्टी को बायर को ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसे मैंने 1000 में से 2 पैकेट निकाल के रखे। 1000 पैकेट ऑफ सॉल्ट थे मेरे पास,
जिसमें से मैंने 2 पैकेट निकाल के रख दिए। अब ये 2 पैकेट मैं जिस दिन चाहूं उस दिन बायर को दे सकता हूं, जब हम दोनों आपस में डिसाइड कर लें। ऐसी कंडीशन में जब मैं चाहूं, इंटेंडेड मतलब चाहना, जब हम चाहें तब ये 2 पैकेट बायर के पास जा सकते हैं। और जिस दिन बायर को मैंने इसकी ओनरशिप दे दी उस दिन से रिस्क बायर का, मेरा नहीं, बायर का। ठीक है। जब स्पेसिफिक गुड्स को, स्पेसिफिक गुड अगर रेडी हो, अगर स्पेसिफिक गुड रेडी हो तो उन्हें डायरेक्टली पास किया जा सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाना हो, डिलीवरेबल स्टेट में, तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ट्रांसफर, देखो लिख रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ऐसी कंडीशन में, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो सकती है, भली पोजीशन किसी के पास पड़ा हो। मतलब मैं किसी बंदे की दुकान में गया, मैंने उसके 1000 पैकेट में से 2 पैकेट ऑफ नमक निकाल के रख दिए, 2 पैकेट ऑफ नमक निकाल के रख दिए। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही मैंने वो 2 पैकेट अलग कर दिए, तुरंत के तुरंत रिस्क मेरा हो गया। सुन लो सुन लो सुन लो, वो 2 पैकेट जैसे ही मैंने निकाल के रख दिए, तुरंत के तुरंत रिस्क मेरा हो गया, भले मैं उसे ले गया हूं या ना ले गया हूं। या फिर सेलर ने वो 2 पैकेट निकाल के रखे और मेरे को कॉल करके बता दिया कि आपके 2 पैकेट अलग रखे हुए हैं, आज से सामान आपका। तो ऐसी सिचुएशन में भले वो सामान मेरे को एक्चुअल में मिला हो चाहे ना मिला हो, प्रॉपर्टी किसकी, मेरी, सामान किसका, मेरा। लेकिन 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 अगर उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना हो, तो जब तक डिलीवरेबल स्टेट में ना आ जाए और बायर ने नोटिस ना करा हो, जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में ना आ जाए और बायर ने नोटिस ना करा हो, तब तक वो चीज डिलीवर नहीं मानी जाती। जैसे मैंने शर्ट ली, उसने बोला कि आप इस शर्ट को, मैंने बोला इस शर्ट पे मेरे को फिटिंग चाहिए। तो जब तक उस शर्ट में फिटिंग नहीं हो जाती और मैं उस फिटिंग को चेक नहीं कर लेता, तब तक वो, जब तक वो चीज मेरी नहीं है, और तब तक उसकी प्रॉपर्टी किसकी, सेलर की। सपोज मैं फिटिंग कराने दे के आया और इतने में आग लग जाती है, तो रिस्क किसका, सेलर का। लेकिन अगर फिटिंग हो जाती है और मैं उसे चेक कर लेता हूँ तब आग लग जाती है और सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रिस्क किसका, मेरा। ठीक है। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। एक्स गया दुकान पर, एक्स गया दुकान पर और शॉपकीपर से बोला मेरे घर पर इस टीवी को दे जाना। कॉन्टेक्ट बन गया उनके बीच, हाँ बन गया, प्रॉपर्टी किसकी, एक्स की, बात खत्म। ऐसी देखो, पीटर ने लैपटॉप खरीदा, पीटर ने लैपटॉप खरीदा और अपने घर पर डिलीवरी करने ही बोल दी, क्या उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, हाँ बना। लेकिन अभी दिक्कत ये है, उसमें वो नहीं है, विंडो सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं पड़ी। लैपटॉप में विंडो डालनी बाकी है, जब विंडो में, जब लैपटॉप में विंडो पड़नी बाकी है, तो अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में आना बाकी है। जिस दिन वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा उस दिन हम ये बोल देंगे, मतलब जिस दिन उसमें विंडो पड़ जाएगी और जिस दिन बायर उसे देख भी लेगा कि विंडो पड़ गई, तभी बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सपोज पीटर ने अभी तो वो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, अभी पीटर ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन अभी काम करना बाकी है और ऐसे में लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, रिस्क किसका, सेलर का। लेकिन 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 अगर पीटर ने वो बोल दिया, अगर पीटर को विंडो पड़ी हुई मिल गई और उसने इस बात को चेक भी कर लिया और उसके बाद तुरंत लैपटॉप टूट गया, तो रिस्क किसका, पीटर का। तो देखो, अगर कोई स्पेसिफिक सामान डिलीवरेबल स्टेट में लाना हो, सुनना सुनना सुनना, जब कोई स्पेसिफिक सामान डिलीवरेबल स्टेट में लाना हो, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कुछ भी करना बाकी हो उसके ऊपर, तो जब तक वो चीज ना हो जाए तब तक कुछ मत करना। जैसे चीनी है, मेजर वेट टेस्ट ये सब करना बाकी हो, वो चीज नहीं चलेगी। जैसे मैं बताऊं तो मेरे को काजू चाहिए, तुम्हें पता है मैं कितना हट्टा कट्टा इंसान हूँ, तो मतलब पूरा 20 किलो वजन है मेरा, बताओ नहीं चाहिए तुम्हें। 10 रुपए की प्रॉपर्टी और 20 किलो का वजन है। तो सुनना, अब मेरे को काजू चाहिए, मैं काजू लेने गया, मेरे को काजू का वेट करवाना है। अब ऐसी सिचुएशन में जब तक वो काजू का वेट ना कर दे तब तक वो सामान मेरा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड मस्ट बी एसर्टेन, क्या अनएसर्टेन गुड चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। 1000 पैकेट में से 2 पैकेट ऑफ नमक अलग निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, आओ। अगर मैं अनएसर्टेन गुड बेच रहा हूं, अगर मैं एसर्टेन गुड बेच रहा हूं, तो उससे पहले अलग करना पड़ेगा और इन दोनों की एसेंट देनी पड़ेगी। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 में, भी आएगा, रुको, मतलब वो सेक्शन 23 पढ़ना है यार, मतलब अभी रुको समझा रहा हूँ इस चीज को। देखो देखो देखो, सेक्शन 23, सेक्शन 23, देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद कर लेना। एक सेक्शन 20, 21 और 23, ये 3 सेक्शन कॉन्जिक्यूट मतलब अप्लाई होते रहते हैं बीच बीच में। 20 हमसे बात करता है स्पेसिफिक गुड के बारे में, 21 बात करता है, नहीं 21 स्पेसिफिक गुड के बारे में, और 20 क्या था, 20 भी नहीं, एक मिनट, अरे यार ये अभी तो पढ़े,
ये चीज 20 हमसे बात करता है स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ट्रांसफर, लेकिन अगर कुछ काम करना बाकी है, कुछ काम करना बाकी है, 21 ये बोलता है कुछ काम करना बाकी है, जब तक वो काम ना हो जाए तब तक नहीं चलेगा। अगर वेट करना बाकी है तो भी जब तक वेट मेजर वगैरह कुछ नहीं हो जाता तब तक वो काम अधूरा रह जाएगा, तब तक वो सामान बेचा हुआ नहीं माना जाएगा। अब देखो अनएसर्टेन गुड, मेरे पास 1000 पैकेट में से 1000 पैकेट नमक पड़ा हुआ है, मेरे को 2 पैकेट अलग करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सामान को निकाल कर रखना है। कॉन्फॉर्म मतलब होता है एज पर, शुड बी एज पर टू द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही क्वालिटी वाला नमक निकालना पड़ेगा, नमक को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। सपोज जैसे नमक पड़ा हुआ है बस ऐसी, पैकेट वैकेट नहीं है, तो उसे पैकेट में बंद करना पड़ेगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। कॉटन पड़ी हुई है, कॉटन को पैक करना पड़ेगा। अगर कॉटन पैक हो गई, समझना, कॉटन पैक हो गई और उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करा गया। अनकंडीशनली बोले तो बिना किसी कंडीशन लगाए हुए कि ऐसा होगा तो ही करेंगे, बिना किसी कंडीशन के, मतलब कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई। मैंने बोला नमक निकाल के रख दो तो नमक निकाल के रख दिया बिना किसी कंडीशन के। और एप्रोप्रिएशन या तो सेलर ने बायर की मर्जी से करा हो या बायर ने सेलर की मर्जी से करा हो, दोनों चलेंगे। कोई भी एसेंट दे सकता है, अपनी एसेंट एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कैसी भी दे सकती है। अब सुना, मैंने 1000 में से 2 पैकेट नमक निकाल के रखा। अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है? हाँ है। क्या वो क्वालिटी के हिसाब से है? क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, सही बात है। इसके अलावा देखा जाए तो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अगर कॉटन खुली पड़ी है तो उसे मेरे को बंद करके रखना चाहिए। जैसे ही मैंने कॉटन बंद करके रख दी और बायर ने सेलर से पूछ लिया या सेलर ने बायर से पूछ लिया कि आपका सामान रेडी है, ले जाओगे? बायर ने कह दिया हाँ, अब तुरंत के तुरंत प्रॉपर्टी होगी बायर की। अगर मैंने 60 पैकेट वो कर दिया, अगर बायर का एजेंट भी करे तो भी चलेगा, बायर या बायर का एजेंट दोनों, सेलर या सेलर का एजेंट दोनों। सोगा में जब मैं बात करूं बायर के बारे में, तो बायर और उसका एजेंट दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और जब सेलर बोल लूं तो सेलर और उसके एजेंट दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे पास 100 कॉटन की बेल पड़ी हुई है, 60 बेल मैंने पैक कर दी, 40 बेल मेरे पास अपनी खुद की पड़ी है, अभी 40 बेल पैक नहीं हुई। अब सुनना, 60 बेल पैक हो गई, बायर के एजेंट ने कर दी। अब ऐसी सिचुएशन बताओ क्या रिस्क बायर का? हाँ, 60 बेल का रिस्क बायर का, क्योंकि सामान कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग था, क्वालिटी भी थी, डिलीवरेबल स्टेट में आ भी गया। बायर ने अपनी एसेंट दे दी, सेलर ने भी एसेंट दे दी, मतलब दोनों की एसेंट बन गई, म्यूचुअल कंसेंट हो गई, म्यूचुअल कंसेंट आ गई और अनकंडीशनली सामान अप्रोप्रिएट किया गया है, अनकंडीशनली सामान को अप्रोप्रिएट किया गया है। तो इस सिचुएशन में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनाब 60 बेल्स का रिस्क किसका? बायर का, और 40 बेल का रिस्क किसका? सेलर। ठीक है, ये सेक्शन 24 प्लस 8 का कॉम्बिनेशन आता है। सेक्शन 24 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है। इक्वल टू क्यों लग गया यार? माना नहीं मान रहा, तुम खुश रहो बस। हाँ तो जनाब देखो, सेक्शन 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है। सेक्शन नंबर 8 क्या था? सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि आपने अगर एग्रीमेंट बना के रखा है, सेक्शन नंबर 8 बोलता है अगर आपने एग्रीमेंट बना के रखा है, जैसे मैंने अपने चश्मे का एग्रीमेंट बना के रखा था। अब ऐसी कंडीशन में अगर वो और सेल हुई नहीं, मतलब मेरा चश्मा बना नहीं और मैंने उस चश्मा लिया भी नहीं, कंडीशनल एग्रीमेंट टू सेल होता है कंडीशन पर बेस्ड। अगर वो कंडीशन ही पूरी ना हो तो वो सेल बनता ही नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल बनने के लिए किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है, याद हो आपको तो। एग्रीमेंट टू सेल बनने के लिए किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है, अगर वो कंडीशन ही पूरी ना हो तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, सेल नहीं होगी। जैसे मैं चश्मा दिया था तो वो हो गया एग्रीमेंट टू सेल। चश्मा जिस दिन बन जाएगा उस दिन वो होगी एक्चुअल सेल, लेकिन बीच में ही क्या हुआ? मेरा चश्मा टूट गया, आपको पता है ना, फेंक के मारा, वो वाली कंडीशन। तो जनाब ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया बुरी तरह से वॉइड। अब सुनना, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सुनना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। अब इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 24 और लगता है। सेक्शन नंबर 24 क्या होता है कि मैंने कर दिया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वही अपना सोगरा आप अकाउंट में पढ़ते हो, सोगरा सेल्स ऑन गुड्स रिटर्न अप्रूवल। मैंने रिटर्न पर सामान भेजा कि 10 दिन के अंदर पसंद आए तो ले लो वरना वापस कर देना। अब सुनना, 10 दिन हो गए, सपोज 10 दिन हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा? मतलब मैं उसे सेल मान लूंगा क्या? हाँ मान लूंगा। अगर मैंने वो क्या बोलते हैं,
क्या बोल रहा था, हाँ एक सेकंड रुकना। मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया, मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया। अगर 7 दिन का टाइम खत्म हो गया तो क्या मैं उसे सेल मान लूंगा? हाँ मान लूंगा। आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया 7 दिन के अंदर अंदर, तो मैं मानूंगा कि आपने सेल कर ली, आपने सामान एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा सुनना, आपने 7 दिन के अंदर अंदर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट मान लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर अप्रूव कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 7 दिन खत्म हो गए तो इस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि आपने सामान को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सुनना, मैंने आपको एक शर्ट दी थी, मैंने आपको एक शर्ट बेची थी, आप उस शर्ट को पहन के दूसरे दिन शादी में आ रहे हो और मुझसे मिल रहे हो। देखो अभिनव भाई शर्ट अच्छी लग रही है क्या? मैंने कहा हाँ अच्छी लग रही है, मेरे से ही तो ली थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको नहीं लगता आपने सामान को एक्सेप्ट कर लिया? तो देखो अगर कोई बंदा अपना अप्रूवल दे दे, अगर 7 दिन के अंदर अंदर बोल दे हाँ चलेगा, तो अप्रूवल दे दिया, बात खत्म। अगर कोई बंदा एक्सेप्टेंस दे दे तो भी चलेगा। एक बात और देखना, अगर कोई बंदा ऐसा काम कर दे जो एक्सेप्टिंग के बराबर हो, जैसे वो सामान बेच दे, मैंने आपको शर्ट दी, आपने वो शर्ट बेच डाली, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको नहीं लगता कि आपने मेरा गुड एक्सेप्ट कर लिया? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आपके पास टाइटल नहीं होगा, तब तक क्या आप सामान बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। ठीक, अब सुनना, 8 और 24 का कॉम्बो कैसे आता है? इसका कॉम्बो ऐसे आता है कि एक बंदे ने गाड़ी बेची थी सेल एंड रिटर्न अप्रूवल के बेसिस पर, सेल और रिटर्न अप्रूवल के बेसिस पर, ध्यान रखना। तो जनाब 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में गाड़ी चला के देख लो, कोई दिक्कत हो तो वापस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस बंदे ने 3 महीने तक गाड़ी चलाई और उसे कोई दिक्कत नहीं आई। अब उस बंदे ने 3 महीने गाड़ी चलाई, उसको कोई दिक्कत नहीं आई और 3 महीने बाद उसने रिप्लाई नहीं करा, तो यहाँ पे केवल सेक्शन नंबर 24 की बात हो रही है, यहाँ पे सामान डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। सेक्शन नंबर 8 बात करता है हमसे डिस्ट्रॉय के बारे में, तो जब तक डिस्ट्रॉय वाली बात ना आए तब तक सेक्शन नंबर 8 मत लगाना। तो जनाब उसने गाड़ी चलाई, उसको गाड़ी में मजा आया, उसने 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऐसी सिचुएशन में मानूंगा कि सेल अप्रूव हो गई, मतलब मेरा सेल और रिटर्न अप्रूवल का काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका सामान 3 महीने से पहले पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अब यहाँ पे 8 और 24 दोनों लगेंगे, क्योंकि सामान की डेट अभी पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही सामान खराब हो गया, तो क्या उसको ओनरशिप मिली? नहीं। ओनरशिप तब मिलती ना, ओनरशिप तो तभी मिलेगी जब वो एक्सेप्टेंस दे दे या टाइम खत्म हो जाए, जब वो एक्सेप्टेंस दे दे या टाइम खत्म हो जाए या कुछ ऐसा काम कर दे जो एक्सेप्टेंट के बराबर हो, मतलब कुल मिला के एक्सेप्टिंग कर दे या फिर वो सामान को अप्रूव कर, मतलब खुद बोल दे, या फिर कुछ ऐसा काम कर दे जिससे सामान अप्रूव हुआ माने, या फिर टाइम खत्म हो जाए। तो इन 3 कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं होगी जहां पर उसको सामान की वो मिलेगी ओनरशिप। अगर 3 महीने के अंदर अंदर सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो रिस्क किसका? रिस्क किसका? ऑलमोस्ट सेलर का। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वॉइड, रिस्क किसका? सेलर का। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 लगेगा। अब सुनना मेरी बात, चौथे महीने में गाड़ी खराब हो गई, चौथे महीने में गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, आग वाग लग गई गाड़ी में। अब सुनना, अच्छा गलती बायर की होगी तो रिस्क तो बायर का ही होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ जहां पर रिस्क भी, जहां पे गलती भी सेलर बायर की ना हो, जहां पे गलती ना ही सेलर की हो ना ही बायर की हो। सेक्शन नंबर 8 की कंडीशन भी ये है। सेक्शन नंबर 8 की कंडीशन ये थी कि रिस्क बायर को पास ना हुआ हो, मतलब प्रॉपर्टी अभी तक बायर को ट्रांसफर ना हुई हो, गलती ना सेलर की हो ना बायर की हो। जिसकी गलती होगी हम तो उसे पकड़ेंगे, साफ बात है। और गलती बायर की भी नहीं है, सेलर की भी नहीं है, और प्रॉपर्टी अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, तो रिस्क सेलर का उठा है। अब सुनना, अगर मैं बात करूं चौथे महीने की, अगर मैं बात करूं चौथे महीने की, चौथे महीने में गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी तो रिस्क किसका? बायर का या सेलर का? सीधी बात है बायर का, क्योंकि सेलर ने 3 महीने का टाइम दिया था ना, 3 महीने के अंदर अंदर उसने वो नहीं लिया, तो अब हम सेक्शन नंबर 8 नहीं लगाएंगे। आपको ये बात खुद देखनी पड़ेगी कहाँ पर लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा, हर बात मतलब रट के थोड़ी जाओगे, वहां पर केस को देखकर आपको बताना पड़ेगा। अगर सामान टाइम के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल से बीच में डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो सेक्शन नंबर 8 लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। सेक्शन नंबर 24 हमसे बात करता है सेल और रिटर्न के बारे में, वो हमने पढ़ी लिया। ठीक है, सेल ऑन ओनली ऑन कैश और रिटर्न। अगर आपने कैश दे दिया तो सामान आपका, नहीं दिया तो सामान मेरा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब सुनना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट। एक तो सेक्शन नंबर 23 और ये वाला, इन पर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। इस पर से आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 23 से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो देखो, अब मैं सामान बेच रहा हूं, मैं सामान भेज रहा हूं बायर को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैं सामान के पास वो रख सकता हूं, मतलब अपना सामान के ऊपर अपना राइट रख सकता हूं? हाँ रख सकता हूं, अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल बचा के रखा है तो। मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब हुआ वो वाला राइट कि मैं सामान को अपने हिसाब से कर सकता हूं,
मैं सामान को अपने हिसाब से डिलीवर भी करा सकता हूँ, अपने हिसाब से खत्म भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकता हूँ। अगर एक सेलर राइट टू डिस्पोजल बचा के रखता है, अगर एक सेलर राइट टू डिस्पोजल बचा के रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, सुनो, सपोज मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं बचा के रखा, सपोज मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं बचा के रखा, तो अब क्या होगा, मैंने सामान भेज दिया, जैसे ही मैंने सामान बेचा तो एक तरह से मान लिया जाएगा मेरी जिम्मेदारी खत्म, सारी जिम्मेदारी बायर की। लेकिन इसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता, ये सब राइट होते हैं अनपेड सेलर के। जैसे सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मैं सामान को रास्ते में रोक नहीं पाऊंगा, या वो बंदा मेरे को प्राइस देने से मना कर रहा है, अब मैं सामान को रास्ते में रोक नहीं पाऊंगा। अगर मैं राइट ऑफ डिस्पोजल बचा के रखा है और सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और ये बात मेरे को पता चल गई, या सामने वाला बंदा मर गया और मेरे को ये बात पता चल गई, तो मैं बीच में सामान को रोक सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये राइट बचा के नहीं रखा होता तो मैं सामने वाले मतलब मैं अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को बचा के नहीं रख सकता, मतलब मैं सामान को बीच रास्ते में नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है, आओ देखो 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 देखो। तो जनाब सुनो, सेलर तब तक कुछ राइट बचा के रख सकता है जब तक सर्टेन कंडीशन पूरी ना हो जाए, जब तक उसे सपोज उसका बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर ना हो जाए। मैंने बोला कि सामान की ओनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरे बिल पर साइन नहीं करोगे। अब भले ही सामान की पोजेशन उसके पास चली जाए, लेकिन जब तक वो मेरे बिल पर साइन नहीं करेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को वापस नहीं कर देगा, ऐसी सिचुएशन में सामान की ओनरशिप मेरी ही रहेगी, भले ही पोजेशन उसके पास चला जाए। जब तक कुछ कंडीशन पूरी ना हो, जब तक कुछ कंडीशन पूरी ना हो तब तक नहीं चलता। ठीक है, तो अगर जनाब उसने रेलवे से भेजा है सामान को, अगर उसने सामान को रेलवे से भेजा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑलरेडी बचा के रखा है, मतलब जैसे बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे सीट, ये सब बचा के रखे हैं, तो इस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल बचा के रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज वाली बात मैंने अभी आपको बताई, जब तक वो मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो देख लो, अगर कोई बंदा रेलवे से या फिर बिल ऑफ लीडिंग वगैरह लेकर अपने पास रखता है, तो इस सिचुएशन में उससे बोलते हैं मतलब वो राइट ऑफ डिस्पोजल उसने बचा के रखा है। लेकिन अगर एक सेलर बायर के द्वारा हायर्ड शिप को या बायर के द्वारा हायर्ड चीज को वो देता है डिलीवरी, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल खो दिया। अब वो सामान को नहीं रोक पाएगा। जैसे देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज पर जब तक वो साइन ना कर दे, जब तक बायर साइन करके वापस ना कर दे, तब तक हम ये नहीं मानते कि सामान उसको पहुंच गया। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता ही है कि सेलर लिखता है, बायर साइन करके वापस दे देता है, ताकि मतलब प्रूफ रहे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर कोई बंदा जबरदस्ती बिल ऑफ एक्सचेंज रख भी ले या बिल ऑफ लीडिंग वगैरह रख भी ले, तब तक उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो उस कंडीशन को पूरा ना कर दे। इसको बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। अब सुनना, सेक्शन नंबर जो 23 था वो हमसे बात करता था अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन के बारे में। मैंने 100 में से 2 पैकेट निकाल के रखा और बायर ने बोला ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ये बताओ। क्या मैंने ये बोला कि सामान के पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हारा नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जैसे ही तुमने सामान लिया, जैसे ही तुमने सामान अलग रखा, रिस्क तुम्हारा हो गया। आग अगर उन सामान में आग भी लग गई, जैसे तुमने सामान अलग करा और सामान में आग लग गई, तो रिस्क किसका? आपका। अब सुनना, सेक्शन नंबर जो 25 होता है वो बात करता है हमसे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन के बारे में। जब तक कोई कंडीशन पूरी ना हो जाए, तब तक का काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, कंडीशन पूरी ना हो जाए तब तक काम नहीं चलेगा। सेक्शन नंबर 23 जो होता है हमसे अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है, जो कि एज सर्टेन गुड्स से रिलेटेड होता है। और सेक्शन नंबर 25 बात करता है हमसे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन के बारे में, जहां पे किसी कंडीशन पर एप्रोप्रिएशन करा जाता है। आओ देखो, रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क जो होता है प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है। रिस्क जो होता है ओनरशिप के साथ साथ ट्रांसफर होता है। ओनरशिप जिसकी, रिस्क ऑलरेडी उसका। ठीक, बात खत्म। सेक्शन नंबर 26, इस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आता है। बाकी ये वाली लाइन आपको बीच बीच में डालनी पड़ेगी, हर जगह डालनी पड़ेगी ये वाली लाइन, रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद द प्रॉपर्टी। ये लाइन हमने भी बहुत, अभी तक तो हमने खुद ही पढ़ ली। आप खुद देखो, जब तक आपको ये वाली लाइन पता भी नहीं थी तब तक भी आपने कई बार ये लाइन बीच बीच में यूज कर ली। रिस्क जो होता है प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है, ओनरशिप के साथ साथ ट्रांसफर होता है। तो आपको ये बात नोटिस करनी पड़ेगी कि रिस्क देखते वक्त आपको ये बात नोटिस करनी पड़ेगी ओनरशिप किसकी। स्पेसिफिक गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओनरशिप बायर की, लेकिन एसर्टेन गुड्स के केस में, अनएसर्टेन गुड्स के केस में, जब तक वो सामान एसर्टेन ना हो जाए और बायर उसको अप्रूव ना कर दे, या बायर अप्रूव करे और सेलर, बायर अलग करे और सेलर अप्रूव ना कर दे, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट ना कर दे,
ऐसी कंडीशन में तब तक रिस्क होता है सेलर का, और जैसे ही वो अप्रोप्रिएशन खत्म हो जाता है, मतलब जैसे ही 1000 में से दो पैकेट मैंने अलग कर दिए, तब रिस्क हो जाएगा बायर का। अगर मैं बात करूं राइट ऑफ डिस्पोजल की, जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल मेरा है तो रिस्क मेरा। जैसे ही वो सामान बायर के पास पहुंच गया, बायर के एजेंट ने डिलीवरी ले ली, क्या मैंने बायर की शिप को वो सामान दे दिया, तो रिस्क किसका, बायर का। ठीक है। अच्छा, वही सेक्शन नंबर 24 में भी यही है, जब तक सामान को वो अप्रूव ना कर दे, या फिर वो जब तक वो सामान को अप्रूव ना कर दे या टाइम खत्म ना हो जाए, ओनरशिप किसकी, मेरी। सामान तो मेरा है, मैं भी छीन के ले आऊंगा अगर उसने मतलब कोई दिक्कत करी तो। लेकिन 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 अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया सामान को, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी उसकी और रिस्क भी उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, तो जनाब रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद दी प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, तो किसकी सुनोगे, कॉन्ट्रैक्ट की या लॉ की। लॉ बोलता है कि अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह का, मतलब सोगा से, पार्टनरशिप से, ये सब तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। मतलब जो हम डे टू डे लाइफ वाली चीजें करते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम वो करते हैं, सेल परचेज वगैरह, वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि लंबे चौड़े से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वहां पे हम लॉ की सुनते हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वहां पर ही लॉ की सुनना। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, तो रिस्क जिसका होना चाहिए उसका होगा। अगर सेलर ने बोल के रखा है कि आप चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी होगी, तो अब रिस्क सेलर का ही होगा, चाहे गलती बायर की क्यों ना हो। ठीक है, बात खत्म। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉ की सुनते हैं। लॉ बोलता है ये देखो प्रॉपर्टी किसके पास थी, बात खत्म। अच्छा सुनना, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसका ही रिस्क होगा। देख लो देख लो देख लो, ये लिखा है, बात ही खत्म। अच्छा, ऐसे ही सेम केस होता है पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप भी ये बोलता है कि अगर लॉ कुछ बोल रहा है, तो लॉ की मत सुनो, पहले एग्रीमेंट की सुनो। अगर एग्रीमेंट भी साइलेंट है, तो फिर लॉ के पास जाओ। लेकिन कंपनी वगैरह के केस में थोड़ा थोड़ा उल्टा होता है, वहां पर हम कंपनी की पर्सनल बातें नहीं सुनते, हम वहां पे लॉ की सुनते हैं। ऐसे ही एलएलपी में भी। चलो देखो, आओ। हाँ, तो देखो, रिस्क जिस प्रॉपर्टी जिसकी रिस्क उसका, साफ सीधी बात है, ये इसमें कोई मतलब कुछ ऐसी खास बात है नहीं। ठीक है, अब सुनना, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क। हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी मतलब गुड्स की आत्मा। गुड्स की बॉडी भले ही किसी के पास हो, जिसके पास आत्मा होगी उसको ही हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी बंदे की कोई गलती है, अगर किसी बंदे की कोई गलती है, जैसे बायर की गलती की वजह से बायर की डिले की वजह से लॉस हुआ, या सेलर की डिले की वजह से लॉस हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये बोलते हैं उस पर्टिकुलर बंदे की गलती होगी। पार्टी इन फॉल्ट, पार्टी इन फॉल्ट की गलती होगी। ठीक, पार्टी इन फॉल्ट की गलती होगी। रिस्क जो होगा पार्टी इन फॉल्ट का होगा, जिस पार्टी की गलती है उसका रिस्क होगा। सेलर ने बोल के रखा था कि मेरे पास से कॉटन ले जाओ, और मेरे पास जगह नहीं है, 2 दिन के अंदर अंदर ले जाना। 4 दिन हो गए, अभी तक बायर आया नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में उसने बाहर निकाल के रखा, और बाहर जैसी कॉटन निकाल के रखा, तुरंत ऐसी बारिश हुई, सारा कॉटन गीला हो गया, सारा कॉटन खराब हो गया। रिस्क किसका, बायर का या सेलर का? ऑब्वियसली बायर का। कोई गलती किसकी, बायर की। बायर को अगर नहीं ले जाना था सामान, तो उसे बताना चाहिए था, वो कुछ कर सकता था। तो मतलब हमें चेक करना है रिस्क किसका है। जब केस स्टडी आएगी तो वहां पर आप सीधे सीधे आंसर नहीं बोल सकते, आपको चेक करना ही करना पड़ेगा। चलो आओ। हाँ सुनो, एक चीज और, क्या बेली का राइट इफेक्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला ना, 100 कॉटन, मतलब 100 किलो कॉटन है, और उसके पास जगह नहीं है, इसलिए उसने बाहर रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास जगह होती और फिर वो ऐसे बाहर रख देता, तो ऐसी सिचुएशन में उसके बेली के राइट खराब होते, मतलब बेली का वो ड्यूटी तोड़ता सेलर, तो रिस्क होता सेलर का। सुनना मेरी बात सुनना, बेली का राइट क्या, बेली का राइट वही, मैं बाइक ले गया तो बाइक का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी बंदे की प्रेस लाया हूँ वो करने के लिए, मैं किसी बंदे की मिक्सी लाया हूँ अपना काढ़ा बनाने के लिए। छुपकली का पाउडर नहीं यार, क्या बोलते हो, मैंने थोड़ी बोला। खैर छोड़। हाँ, तो मतलब मैं काढ़ा बनाने के लिए मिक्सी लेके आया हूँ, तो क्या मेरे को उस मिक्सी का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, रखना पड़ेगा, साफ सी बात है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं उस मिक्सी का ध्यान नहीं रखता हूँ, तो रिस्क किसका, मेरा। ठीक है, मेरे को डैमेजेस वगैरह देने पड़ेंगे यार, साहब समझो। रिस्क मेरा नहीं हो सकता ना, रिस्क तो उसी बंदे का होगा जिसकी मिक्सी होगी, लेकिन मेरे को डैमेजेस वगैरह देने पड़ेंगे। आओ देखो देखो देखो, ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है, मेरे को 6 मार्क दिख रहे हैं यहाँ से। चलो, सेल बाय पर्सन नॉट एट द ओनर। हमने अभी पढ़ा था कंडीशन एज टू टाइटल, जिस बंदे का टाइटल नहीं,
जिस बंदे का टाइटल नहीं, जिस बंदे की ओनरशिप नहीं, वो कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? सोचो, जिस बंदे का टाइटल ही नहीं है, जिस बंदे की प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो बंदा कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? सही बात है ना? इसी को बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहां पर सामान का ओनर ना होते हुए भी, जहां पर एक पर्सन ओनर ना होते हुए भी सामान को दे सकता है। इसको बोलते हैं नेमो डार्क क्वार नॉन हैबिट। नो वन कैन गिव व्हाट ही डू नॉट गेट। जो चीज जिसकी है ही नहीं, वो सामान कैसे बेच सकता है? सोचो, सपोज मैं दूसरे का मोबाइल चोरी करके ले आया, क्या मैं सामान को बेच सकता हूँ? नहीं। अगर वो मोबाइल मेरा है, मैं उसे खरीद के लाया हूँ, तो अब मैं बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे पास बेचने के लिए उस सामान की ओनरशिप भी तो होनी चाहिए। अगर मैं एब्सोल्यूट ओनर हूं तो ही तो बेच पाऊंगा। अगर मैं ओनर ही नहीं हूं तो मैं कैसे किसी दूसरे बंदे को ओनर बना सकता हूं? अगर मैं ओनर ही नहीं हूं, मैं किसी दूसरे बंदे को ओनर कैसे बना सकता हूं? सोचो। अगर मैं खुद ओनर नहीं हूं तो मैं दूसरे बंदे को अपने से बेटर टाइटल कैसे दे सकता हूं? अपने से बेटर टाइटल किसी दूसरे बंदे को कैसे दे सकता हूं? जो मोबाइल मेरा है ही नहीं, मैं आपको कैसे बेच सकता हूं? मैं किसी दूसरे बंदे का मोबाइल आपको कैसे बेच सकता हूं? जब मेरे पास खुद ही अथॉरिटी नहीं है बेचने की, मैं खुद चोरी करके लाया हूं, अब मैं आपको सामान बेच दूंगा क्या? नहीं। देखो, ए ने बी का चोरी किया हुआ सामान, ए ने चोरी किया हुआ सामान बी को बेच दिया। अब बी ने तो सही तरीके से खरीदा, बी ने तो गुड फेथ में खरीदा, लेकिन बी की सेल मतलब वो नहीं मानी जाएगी। जब ए के पास ही टाइटल नहीं है तो वो बी को कैसे दे देगा? जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको कैसे पकड़ा दूंगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो मर्केंटाइल एजेंट का सामान ना होते हुए भी वो आपको सामान बेच सकता है। सुनना। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा हु इज एन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड हैज अथॉरिटी टू सेल विद द कंसेंट ऑफ सेलर। मतलब सेलर की कंसेंट के साथ उसके पास अथॉरिटी टू सेल है। इसके अलावा वो सामान को सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है, इसके अलावा बेच सकता है, खुद भी खरीद सकता है, या फिर उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर रख के सामान को सिक्योरिटी के तौर पे रख के मनी ला सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ओनर इन द कस्टमरी यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस से अलग करेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं चलेगा। उसे कमीशन वगैरह, मतलब वो जो भी चीज है वो अपने प्रिंसिपल को बतानी पड़ेगी। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है ना। मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा बंदा जो एज एन एजेंट काम करता है। मर्केंटाइल एजेंट एज एन एजेंट काम करता है और एजेंट के द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी की सेल बिल्कुल वैलिड होती है। आज की डेट में भी देखो, आप कई चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते, कंपनी के एजेंट से खरीदते हो। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे जो गाड़ी वाड़ी के शोरूम वगैरह होते हैं, वहां पर ये लोग गाड़ी वाड़ी खरीदते थोड़ी हैं, ये तो कंपनी के बिहाफ पर एजेंट की तरह काम करते हैं और आपको सामान बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनके पास खुद भी टाइटल नहीं है, मतलब वो गाड़ी खुद नहीं ले जा सकते, वो कंपनी की ही रहेगी, लेकिन आपको टाइटल दे सकते हैं। ठीक, तो जब मर्केंटाइल एजेंट होता है, उसको सेलर की अथॉरिटी होती है बेचने की। अथॉरिटी नहीं होगी तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेलर की अथॉरिटी तो होनी ही होनी चाहिए। सेलर की अथॉरिटी होगी तो मर्केंटाइल एजेंट जो कि नॉन ओनर है, वो भी बेटर टाइटल दे सकता है दूसरे बंदे को। बोनाफिडा परचेजर हमने पढ़ा था पीछे। बोनाफिडा परचेजर का मतलब होता है ऐसा परचेजर जो मतलब बायर का भी बायर। मैंने आपको सामान बेचा, आपने किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, तो मैं सेलर, आप बायर, और आपने जिसको सामान बेचा वो बोनाफिडा परचेजर। ठीक है, ज्वाइंट ओनर सामान बेच दे तो मेरा और मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी है, मेरा दोस्त बेचे चलेगा क्या? हाँ चलेगा। और अगर मैं बेचूं चलेगा क्या? हाँ चलेगा। हम में से कोई भी, दोनों में से कोई भी को ओनर उस सामान को बेच सकता है। अगर कोई बंदे साथ में प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें को ओनर बोला जाता है, पार्टनर्स नहीं बोलते, ध्यान रखना। कोई दो बंदे अगर साथ में प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो वो को ओनर हुए, पार्टनर थोड़ी हो गए। पार्टनरशिप होती है केवल और केवल बिजनेस के लिए। ठीक, आ जाओ। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने उस सामान को बेच दिया तो उसके लिए बिल्कुल वैलिड कंडीशन रहेगी। सुनना, मैंने आपके गले पे चाकू रखकर आपसे डायमंड की अंगूठी छीन ली। अब आप मुझ पर केस करते, उससे पहले तो मैं आपकी अंगूठी बेचाया, किसी बंदे को। उस बंदे ने भी सही तरीके से अंगूठी खरीद ली। अब इस सिचुएशन में उसके पास अंगूठी का टाइटल चला गया। मतलब आप उससे अंगूठी रिकवर नहीं कर सकते। मेरे से प्राइस कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। अब सुनो,
हमने पढ़ा था ना चैप्टर 3 में, कंपनी 15 ने 16 को इन्फ्लुएंस करते हुए बोला कि 17 के साथ फ्रॉड करेंगे, लेकिन 18 के साथ मिसरिप्रेजेंट हो गया। वहां से CUFM, ये 4 चीजें और मिस्टेक, CUFM मिस्टेक, तो ये 5 चीजें हमारे पास जो थी, इनके तहत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइडेबल। अगर मैंने आपके गले पर चाकू रख दिया तो आप मेरे से वापस प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपके बिहाफ पर, आपके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बुरी तरह से वॉइडेबल। लेकिन अगर आप केस करो ही नहीं, अगर आप केस करो ही नहीं, या फिर आप बहुत ही लेट केस करो, रीजनेबल टाइम खत्म हो जाने के बाद केस करो, तो इस कंडीशन में सामान हो जाता है मेरा, सामान हो जाता है मेरा। क्या मेरे पास प्रॉपर्टी थी उसकी? नहीं। मेरे पास प्रॉपर्टी हाँ होगी प्रॉपर्टी होगी जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल, आपके बिहाफ पर वॉइडेबल है ना, आप छोड़ सकते हो, आपने छोड़ा थोड़ी। अगर आप मैंने आपका कोई सामान चोरी करा था तो आपको अगले दिन ही रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना, आप मतलब उसी दिन या अगले दिन, इससे ज्यादा लेट थोड़ी करोगे। अब आप कर रहे हो 25 दिन बाद, तब तक तो कोर्ट बोलेगा अभी तक क्या सो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अगर उस सामान को उतने टाइम में बेच देता हूँ तो वो सेल वैलिड रहेगी क्या? हाँ रहेगी। आप मेरे से प्राइस क्लेम कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ। मैं किसी तीसरे बंदे को सामान बेच दूं तो ऐसी सिचुएशन में वो सेल वैलिड रहेगी, भले ही मेरे पास ओनरशिप ना हो उस चीज की, भले मेरे पास एब्सोल्यूट ओनरशिप ना हो उस चीज की, लेकिन अगर मैंने किसी तीसरे बंदे को बेच दी तो ऐसी सिचुएशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड रहेगा। ये वहां से जोड़ के रखना तो कैसे, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से। चलो आओ देखो, अब सुनना, मैंने किसी बंदे को बेच दिया सामान और मेरे पास आज भी उसका पोजेशन है, क्या मैं सामान को दोबारा बेच सकता हूँ? हाँ बेच सकता हूँ। सुनना, मेरे पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरी दुकान है मोबाइल की, मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है। अब आप आए, आपने बोला कि मोबाइल रखो मेरे को दे देना, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप चले गए। अब उस सामान को मैंने बेच दिया, उस सामान को मैंने बेच दिया आपके नाम पर, लेकिन मेरे पास उसका पोजेशन आज भी है, मेरे पास उसका पोजेशन आज भी है। अब मेरा एक बहुत ही पक्का दोस्त आया, मैंने उससे बोल दिया ले जा, भाई के लिए जान भी हाजिर है, मोबाइल क्या चीज है। मैंने उससे सामान बेच दिया, क्या सेल वैलिड है? हाँ वैलिड है। आप मेरे ऊपर केस वेस करते रहो, अलग बात नहीं, मैं आपको दूसरा मोबाइल निकाल के दे दूंगा, आप मेरे पर केस करो, अलग बात नहीं। सेल वैलिड है क्या? हाँ सेल वैलिड है। आप उससे मोबाइल छीन कर नहीं ला सकते, आप उस मोबाइल पर अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकते। अब सुनना, अगर मैंने किसी बायर को, अगर मैंने किसी बायर को वो दे दिया, क्या बोलते हैं, अगर मैंने किसी बायर को कोई सामान दे दिया, मतलब जैसे कि रेलवे रसीद दे दी, या ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, रेलवे रसीद, लॉरी रसीद, ये सब दे दी। अब सुनना, उसने पोजेशन तो ले लिया, लेकिन नहीं सॉरी एक मिनट, जैसे मैंने उसे वो दिया था, मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके उसे चीज दी थी। जैसे मैं बताऊं तो मैंने बोला था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक ऑनर ना हो जाए तब तक आप सेल को मतलब वो मत करना, जब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज वो ना हो जाए, ऑनर ना हो जाए, तब तक सामान मैं आपका मानूंगा ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में सुनना, क्या बोल रहा था मैं? मैंने आपको सामान दिया था, जैसे 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 मैंने बोला, मैं आपको सामान दिया और आपसे बोला कि जब तक आप इसका पैसा नहीं दे दोगे तब तक ये सामान आपका नहीं है, तब तक वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, मैं आपसे सामान वापस ले जाऊंगा। मैंने आपको मोबाइल बेचा और बोला कि आपका जब तक चेक क्लियर ना हो जाए, जब तक आपकी पेमेंट मेरे को मिल ना जाए, तब तक आपके पास वो रहेगा, मतलब जब तक आपके, एक सेकंड वेट वेट वेट, जब तक मोबाइल, मैंने आपको मोबाइल दिया, मैंने आपको मोबाइल बेचा और क्या बोलते हैं, अब मोबाइल का पोजीशन किसके पास? आपके पास। प्रॉपर्टी किसकी? मेरी। मैंने कंडीशन ये डाली थी कि जब तक आपका चेक क्लियर ना हो जाए तब तक मोबाइल आपका नहीं होगा। अब आपका चेक पड़ा हुआ है, 4-5 दिन बाद क्लियर होगा, मेरा बैंक मेरी मर्जी, 5 दिन बाद क्लियर होगा, तुम क्या कर लोगे? अब इस सिचुएशन में जब तक वो चेक क्लियर होता, आपने वो सामान किसी और बंदे को बेच दिया, वो मोबाइल किसी और बंदे को बेच दिया, क्या सेल वैलिड होगी? हाँ होगी। क्या आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई? अभी नहीं हुई। लेकिन क्या पोजीशन आ गया? हाँ आ गया, मोबाइल आपके पास आ गया, लेकिन अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब तक चेक क्लियर ना हो तब तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन आपने बीच में ही मोबाइल किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, क्या चलेगा? हाँ चलेगा। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं चलता। हायर परचेज हमने पढ़ा था पीछे, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दोगे, EMI, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दोगे तब तक सामान आपका नहीं होगा। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी तो सामान आपका, नहीं दे पाए तो सामान आपका नहीं चलेगा। ये इसकी एक्सेप्शन होती है, यहाँ पर ये चीज नहीं चलती। अगर आपने बिना इंस्टॉलमेंट पे करे, बिना आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे सामान किसी और बंदे को बेच दिया तो वो ओनर नहीं बनेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, रूल ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल के केस में सामान आपके पास से बिक जाएगा, कोई दूसरा बंदा बेच के ले जाएगा। जैसे आप मेरे पास पढ़ने आए, आपसे मैंने कहा अपना मोबाइल बाहर लॉकर में रख दो। अब कोई बंदा आया और लॉकर से चोरी करके ले गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या उसके द्वारा बेचा गया सामान वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं। सामान की ओनरशिप आपकी ना, क्या आपकी अथॉरिटी से वो बेच रहा है? नहीं। तो आपकी अथॉरिटी भी नहीं है, सामान भी उसका नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ना वो एजेंट की तरह बेच सकता है, ना वो ओनर की तरह बेच सकता है। तो उसके द्वारा सेल वैलिड नहीं होगी। लेकिन 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 कोई बंदा लॉकर तोड़ के आता है और अंदर ही आकर आपके सामने ही आपका फोन बेच देता है और आप चुपचाप बैठे हुए हो कि मेरा फोन है, कौन ले लेगा, और आप कुछ भी बोलते नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को पूरा पूरा राइट मिलता है। अगर आपके सामने आपका लॉकर तोड़कर कोई बंदा मेरे ट्यूशन में आता है और मेरे से बोल देता है कि आपको इस फोन चाहिए क्या, और मैं उससे पैसे देकर फोन खरीद लेता हूँ, तो आप मेरे से फोन क्लेम नहीं कर सकते। आप बोलो मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? हाँ करूंगा, मैं तो बेशर्म इंसान हूँ। अब सुनना, अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जब आप वहां पे बैठे हुए थे तो आपने बोला क्यों नहीं? आप मंद मंद अपने अंदर अंदर क्यों हंस रहे थे कि मेरा फोन बेच के दिखा, फोन के बेच के दिखा? ऐसा सब नहीं चलता ना। एस्टोपल का केस, भोलापन का केस, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर के खिलाफ आप, लेकिन हाँ, माइनर के खिलाफ आप एस्टोपल का केस नहीं लगा सकते। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड अ माइनॉरिटी। अब सुनना, एस्टोपल जो होता है, एस्टोपल मतलब होता है भोलापन। जब कोई बंदा भोलेपन से काम कर दे, जैसे आपने भोलेपन से काम करा, ऐसी सब चीजें यहाँ पे नहीं चलती। ऐसी कंडीशन में आपका सामान समझ लो बिक गया, आपने कुछ करा ही नहीं, सामान बिक गया। ठीक है। सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अगर कोई सामान खरीद ले, अनपेड सेलर अनपेड सेलर का मतलब ऐसा सेलर जिसको अभी तक अपने सामान के पैसे ना मिले हों। अगर कोई ऐसा अनपेड सेलर सेल करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलेंगे कि उसके द्वारा की गई सेल बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। मैं अनपेड सेलर हूँ, आपने मेरे सामान का प्राइस नहीं दिया। देखो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ, मैं आपसे पैसे ही नहीं मांगता, मैं तो उल्टा सामान उठा के चोरी करके ले आया। चोरी नहीं, मतलब राइटफुली सामान उठा के ले आया। अब इस सिचुएशन में मैं अनपेड सेलर हूँ, मेरे पास आपके गुड्स का पैसा नहीं आया, इसलिए मैं सामान बेचने का राइट रखता हूँ। ठीक है। कंपनी में ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऐसा कोई बंदा जो कंपनी की एसेट बेचने के लिए ही कोर्ट ने लगा रखा है, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, उसके द्वारा बेचा गया बिल्कुल सामान वैलिड है। अगर आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैं, फाइंडर ऑफ गुड, सुनना, परचेज ऑफ गुड फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड विल बी वैलिड अंडर सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल कंडीशन में। सेक्शन नंबर 71 था ना कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, यूनिट 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि एक बंदा सामान बेच सकता है, लेकिन कंडीशन ये है, एक बंदा सामान बेच सकता है, एक बंदा खोया हुआ सामान बेच सकता है ऑन अ कंडीशन दैट कि वो सामान पेरिशेबल नेचर का हो। पेरिशेबल नेचर का ना हो तो ऐसा सामान हो जो रीजनेबली बेचने लायक हो, और अगर उसका पैसा हो, उसका जो पैसा आएगा बेचकर, वो उसे ट्रू ओनर को वापस करना पड़ेगा। ये रूल था। ठीक है। पॉनर और पॉनी वाला कॉन्सेप्ट, पॉनर पॉनी बोले तो मैं बोलूँ तो जिसके पास आपने गिरवी रखा है अगर आपने उसका पेमेंट नहीं करा, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका सामान बेच सकता है, और जो खरीदेगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। तो हमने कुछ ऐसी कंडीशन बनी जहां पर सामान आपका ना होते हुए भी आप सामान बेच सकते हो। जैसे एजेंट अपना सामान ना होते हुए भी सामान बेच सकता है। ज्वाइंट ओनर, सामान पूरी तरह से मेरा नहीं है लेकिन मैं बेच सकता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन अगर मैं बेच दिया तो सामने वाले को बिल्कुल वैलिड टाइटल मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई बंदा जिसके पास पोजीशन चला गया हो, प्रॉपर्टी ना गई हो, वो सामान बेच दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर कोई बंदा जिसने सामान बेच दिया है लेकिन प्रॉपर्टी आज भी उसके पास है, जिसके पास आज भी पोजीशन है, वो सामान को बेचेगा तो चलेगा। एस्टोपल का केस, आप भोले वाले बैठे हो, आपके सामने कोई आपका मोबाइल बेच रहा है, आप कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो ये चीज भी नहीं चलेगी। मतलब यहाँ पर भी सेल वैलिड होगी, भले ही वो ओनर ना हो, लेकिन वो चोर के द्वारा की गई सेल भी वैलिड होगी। अनपेड सेलर, आपने सामान नहीं दिया, मैंने बेच दिया, आप क्या कर लोगे मेरा? ठीक है। लिक्विडेटर का केस, जहां पर मतलब इंसॉल्वेंसी वगैरह होती है, वो सब चीजें। अब सुनना, यहाँ पे बेलमेंट मत घुसा के आना, बस यहाँ पे बेलमेंट मत लिखाना। बेलमेंट लिखाओगे तो मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। सुनना, बेलमेंट का मतलब ये हो गया, आप मिक्सी लाए, किस काम के लिए लाए वो मत बोलना, ये हमारे बीच की बात है। आप मेरे से मिक्सी लाए,
आप मेरे बराबर वाले से मिक्सी लाए। अब सुनना, ऐसी सिचुएशन में जब आप मेरे मेरे बराबर वाले से मिक्सी लेकर आए हो, नहीं, मैं लेके आया मिक्सी अपने बराबर वाले से। अब सुनना, क्या मैं उसकी मिक्सी बेच दूंगा? नहीं बेच पाऊंगा ना। साफ सीधी बात है, मैं ओनर भी नहीं हूं और मैं बेच भी नहीं सकता। मैं ओनर भी नहीं हूं और मैं बेच भी नहीं सकता। तो ये चीज यहाँ पे मत घुसा देना, बस बता रहा हूँ। सुनना, दोबारा सुनना, कि अगर आप बेलमेंट का केस ले रहे हो कि दोस्त की बाइक ले जा रहे हो, दोस्त की बाइक थोड़ी बेच दोगे। यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं बेचूंगा तो वैलिड होगा या नहीं होगा एक्सेप्शंस में। आप ये वाली चीज बेलमेंट मत घुसा के आ जाना, बता रहा हूँ। चलो 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 आओ। मिर्जा 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 क्यों मिटा रहा हूँ मैं? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो लास्ट टॉपिक। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसे होता है कि बंदे ने क्या करा हो, डिलीवरी कर दी हो सेलर ने, सामान एक्सेप्ट कर लिया गया हो और प्राइस दे दिया गया हो एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने आपको डिलीवरी दे दी, आपने सामान एक्सेप्ट कर लिया और आपने मेरे को पैसे दे दिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बात ही खत्म। एक बार शॉर्ट में लिख दूं तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कर दी हो, डिलीवरी कर दी हो, आपने एक्सेप्ट कर ली हो, एंड प्राइस दे दिया हो, प्राइस पे कर दिया हो, बात खत्म। और क्या होता है डिलीवरी? इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं ना, और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो सेल का परफॉर्मेंस खत्म, सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म। सेल में इतना ही तो आता है, डिलीवरी कर दो, एक्सेप्ट कर लो, प्राइस दे दो, बात खत्म। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं। अब सुनना, डिलीवरी और पेमेंट साथ साथ चलते हैं, डिलीवरी और पेमेंट बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिलीवरी अलग हो जाए और पेमेंट अलग हो जाए। डिलीवरी करी है तो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट करी है तो डिलीवरी मिलेगी। दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, बात ही खत्म। देखो देखो देखो, अब बात नहीं डिलीवरी से रिलेटेड रूल्स, उससे पहले पढ़ते हैं डिलीवरी होती क्या है। तो यहाँ देखे रखा है डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अब सुनो, पोजेशन ट्रांसफर करना है केवल। ओनरशिप की बात करी क्या? बिल्कुल नहीं करी। ओनरशिप तो हम कर ही लेंगे, ओनरशिप की तो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है पोजेशन की। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, कि गुड्स का राइट किसके पास है, गुड्स एक्चुअली पड़े किसके पास है। हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल पोजेशन की बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कि मेरा राइट होना चाहिए, बस मेरा अधिकार होना चाहिए उस सामान के ऊपर। अब सुनो, जैसे मैंने बायर की शिप को दे दिया सामान। अब ऐसी कंडीशन में बायर की शिप को सामान दिया ना, राइट ऑफ डिस्पोजल तो मेरे पास है नहीं, राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास नहीं है, मतलब पोजेशन मेरे पास बिल्कुल नहीं रहा उन गुड्स का पोजेशन चला गया बायर के पास। भले ओनरशिप ना गई हो वो अलग बात रही, पोजेशन आज बायर के पास चला गया। अब सुनो, बायर की शिप के पास सामान पड़ा है, बायर के पास फिजिकली थोड़ी पड़ा है, लेकिन उसके पास वॉलंटरी ट्रांसफर है पोजेशन का। उसके पास पोजेशन आज की डेट में भी है, फिजिकल नहीं है लेकिन पोजेशन है, वो अपनी शिप से जो चाहे वो करवा ले। ठीक, अगर कोई बंदा अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से पोजेशन लेता है तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। कोई बंदा अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से डिलीवरी लेता है, गलत तरीके से पोजेशन ले लेता है, कोई सामान चुरा के ले जाता है मेरा, तो वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। अब देखो सुनो, डिलीवरी हमने पढ़ाई वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन वाली चीज, एज पर ऑथराइज्ड अथॉरिटी, मतलब सेलर के हिसाब से या बाय के हिसाब, जैसा भी हो, कंसेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट। अब सुनना, पार्ट डिलीवरी होती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बंदा एज पर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा, मतलब सुनना, पार्ट डिलीवरी का मतलब होता है सारा सामान एक बार में ही डिलीवर करो, buyer is not bound to accept
एक्सेप्ट गुड्स इन कार्ट अनलेस रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप बायर से बोल पाओगे कि सामान लेना पड़ेगा? नहीं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में देकर नहीं रखी वाली बात, तो बायर को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो सामान ले। पार्ट डिलीवरी विल बी कंसीडर्ड एज होल। पार्ट डिलीवरी विल बी कंसीडर्ड एज होल। ठीक ना? अब सुनना मेरी बात। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जरूरत आज पड़ी ऐसे नियम की? इसका रीजन ये है कि मेरा बर्थडे है 21 तारीख को। मैंने मंगाया था 10 किलो केक। उसने 1 किलो भेजा 11 तारीख को, 3 किलो भेज दिया 13 तारीख को, फिर बाकी जो 3 किलो भेजा अपना 21 तारीख को, और 2 किलो भेज दिया बाद में 29 तारीख को। चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी वजह से बोलते हैं बायर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड नहीं है। सारा सामान एक बार में ही डिलीवरी करना होगा, अनलेस अदरवाइज आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कि इस तारीख को आप 1-1 किलो भेजते रहना, चलेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना के रखा, आपने बोला है कि 21 तारीख को चाहिए तो 21 तारीख को ही चाहिए, बार अलग अलग टुकड़ों में भेजोगे तो मैं केक का करूंगा क्या? केक तो उसी दिन काटूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं रोज रोज बर्थडे बनाने बैठ जाऊं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 10 रुपए में से क्या क्या कर लूंगा मैं, बताओ? ठीक है, अब सुनो। कहाँ गया? हाँ सुनो, अगर मैंने किसी एक चीज की डिलीवरी कर दी तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास पूरी डिलीवरी हो गई, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आधी डिलीवरी भी मानी जाएगी कि आपने पूरी डिलीवरी कर दी। आप बाकी चीजों को नहीं रोक पाओगे। रोक पाने का मतलब ये है राइट इन स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में अनपेड सेलर का जो केस होता है, वहां पर अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं गुड्स पर, कि मैं सामान को रोक सकता हूँ और भी एक आध चीजें पोजीशन रख सकता हूँ, लीन, तो सब देखिए आप। कह दो बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। मेरे को डिलीवरी चाहिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रख लो। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है तो रीजनेबल प्लेस होनी चाहिए। रीजनेबल प्लेस भी नहीं है तो वो पूछेगा, क्या नाम है, प्रॉमिस ही पूछेगा। ठीक है, आओ देखो। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम जो होता है रीजनेबल टाइम होता है। अब साफ सीधी बात है यार, रीजनेबल टाइम करो। और बाकी नहीं है तो तुम्हें फिक्स करके रख लो, एज पर कॉन्ट्रैक्ट बना के रखो। जो चीज है एज पर कॉन्ट्रैक्ट बना के रखो। साफ सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही तो चलोगे। ऐसा थोड़ी है कि लॉ ने बोला कि 10 तारीख को करो तो 10 तारीख को ही करोगे। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलो, नहीं दे रखा तो लॉ की सुनो। ठीक है, गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, अगर कोई सामान थर्ड पार्टी के पोजेशन में है तो जब तक बायर को पता न चल जाए, वो मेरे बिहाफ पर सामान को होल्ड कर रहा है, तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाती। जैसे वेयर हाउस वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, वहां पर याद करो, एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी वाला, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी। तो उसमें पढ़ा था हमने कि मैंने बोला मतलब मैं सेलर हूँ और एक बंदा है बायर। मैं सेलर हूँ, आप हो बायर। अब वेयर हाउस है मेरा एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है। 10 रुपए की प्रॉपर्टी से मैंने वेयर हाउस बना रखा है। मेरी 10 रुपए की जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें एक वेयर हाउस भी है, बता दूं मैं। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, 50 कमरों वाला सोने का महल है, जिसमें से 50 कमरों में 50 कमरों में हीरे की लाइट लगनी है, पता है? ठीक है, तो अब सुनना। उस वेयर हाउस का जो कीपर है मैंने उससे बोल दिया आज से सामान आप उसके बिहाफ पे होल्ड, आपके बिहाफ पे होल्ड करते हो, मेरे नहीं। मतलब आपसे, मतलब मैंने सेलर ने बोल दिया कि आज से वेयर हाउस वाला सामान आपके भी पे होल्ड करेगा, और आपने उस बंदे से बोल भी दिया, या उस बंदे ने आपको कॉल करके बोली आज से मैं सामान आपके भी पर होल्ड कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में अब डिलीवरी हो गई बायर के पास। ठीक, अब देखो टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। अगर डिलीवरी देनी है तो कब दोगे? रीजनेबल आवर में दोगे। रीजनेबल आवर है क्या, वो डिपेंड करता है केस टू केस पर। जैसे अगर आपकी दुकान रात को खुलती है तो आपके लिए रीजनेबल आवर हुए रात के। अगर आपकी दुकान दिन में खुलती है तो आपके रीजनेबल आवर हुए दिन के। अगर किसी घर पर सामान पहुंचाना है तो 2 बजे सामान, थोड़ी 2 बजे जाके थोड़ी बोलेंगे डिलीवरी ले लो, डिलीवरी आपका केक आया है, 2 बजे केक ले लो, नहीं ना। लेकिन हाँ, बर्थडे है और 12 बजे ही केक चाहिए तो 12 बजे मेरा रीजनेबल टाइम हुआ, तो वो डिपेंड करता है केस टू केस पर। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, अगर आपने बोल के रखा है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम ऑर्डर करते हैं तो वहां पे वो अलग बता के रखता है कि आपको डिलीवरी चार्जेस लेने पड़ेंगे। अगर आपसे नहीं बोलेगा तो वो डिलीवरी चार्जेस होंगे सेलर के। मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह, इनको अपने ऑर्डर के प्राइजेस खुद सेटल करने पड़ेंगे, मतलब समझो। ठीक है,
अगर मैंने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी, रॉन्ग क्वांटिटी क्या होती है सुनो, 100 किलो का ऑर्डर था, 100 किलो का ऑर्डर था। अगर रॉन्ग क्वांटिटी में क्या आ जाएगा बताओ, रॉन्ग क्वांटिटी में क्या आएगा, एक तो 90 या आएगा 110, 90 या 110। अगर मेरे पास 90 आया तो मेरे पे दो ऑप्शन आएंगे, या तो मैं ले लूं या मैं मना कर दूं, बोलूं कि पूरे 100 किलो लाके दो, ठीक है। अगर मैं ले लिया तो प्राइस कितने का देना पड़ेगा, 90 किलो का। नहीं लिया तो कितने का प्राइस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली समझने वाली बात क्या है ये तो बता दो, ठीक है। अगर 110 आए तो मेरे पर तीन ऑप्शन आते हैं, फिर से हाँ, तीन ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन ये आते हैं, या तो मैंने 100 किलो मंगाया था तो मैं 100 किलो एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मैं पूरा का पूरा ही एक्सेप्ट कर लूं, या मैं पूरा का पूरा ही रिजेक्ट कर लूं, ठीक है। अगर मैं रिजेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, 110 एक्सेप्ट करे कितने का प्राइस देना पड़ेगा, 110 का। 100 एक्सेप्ट करे तो कितने का प्राइस देना पड़ेगा, 100 का, ठीक है। सुनना सुनना सुनना, अगर मैं 110 एक्सेप्ट कर लिया तो 110 का देना पड़ेगा, 100 एक्सेप्ट करे 100 का देना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है, सिंपल सिंपल सी बात है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई, क्या ये था, नहीं, पार्ट डिलीवरी, ये रहा, हाँ हाँ हाँ, पार्ट डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वही है ना, जब एक बार में सामान भेजो, नहीं तो हम नहीं लेंगे, बात ही खत्म। आओ देखो देखो देखो, डिलीवरी टू कैरियर, अगर मैंने किसी बंदे को सामान भेज दिया तो ऐसा माना जाता है, मतलब डिलीवरी टू कैरियर, अगर मैंने कैरियर को सामान दे दिया और कैरियर है बायर का, तो डिलीवरी हो गई बायर को। लेकिन अगर वो कैरियर मेरा है तो ऐसा माना जाएगा मैंने राइट ऑफ स्टॉप, वो राइट ऑफ डिस्पोजल बचा के रखा है और वो सामान हुआ मेरा। डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर सामान बीच में खराब हुआ और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खराब हुआ तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क जो होता है वो बायर पर आता है, लेकिन अगर वो एब नॉर्मली खराब हुआ तो रिस्क जो होता है वो सेलर का होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये सब डिपेंड होता है कॉन्टेक्ट पर। एक्चुअली वो एबनॉर्मल वाली बात, एबनॉर्मल लॉस ना, एबनॉर्मल लॉस भी सेल बायर का ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन राइट ऑफ डिस्पोजल बचा के रखा है या नहीं बचा के रखा। लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मल नॉर्मल वो है, नॉर्मल लॉस, जैसे कोयला जाना है तो 10 किलो कोयला जाता है तो आधा किलो खराब हो ही जाता है, उड़ जाता है अपने आप बाई डिफॉल्ट, तो मतलब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मर्चेंटेबल क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन अगर मर्चेंटेबल क्वालिटी खराब हो रही है तो नहीं चलेगा, बायर उसे नहीं लेने के लिए मतलब वो नहीं कर सकता। जैसे लोहे की रॉड जाती हैं 25-30 किलोमीटर, 25-30 दिनों में, तो उन पर थोड़ी बहुत तो जंग लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब अगर एक रॉड वहां से वहां जाती है, राइट, आयरन रॉड जाती है और उस पर जंग लगती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा जंग लग गई कि उससे मर्चेंटेबल क्वालिटी खराब हो गई तो वो नहीं लेगा। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो हो रहा है नॉर्मल लॉस, तो बायर के पास जाता है। कंसाइनर कंसाइनी वाला वो याद करो कॉन्सेप्ट, कंसाइनमेंट चैप्टर याद करो अकाउंट का, ठीक है। Buyer has a right to examine the good. Buyer has right to examine the good. Buyer एग्जामिन कर सकता है गुड को, सेल बाय सैंपल, दूसरा वो दूसरा वाला पॉइंट, बायर हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सी, ठीक है। अगर मैं बायर को ही ना सामान देखने दूं तो डिलीवरी किस बात की, ओपन बॉक्स डिलीवरी बेस्ट एग्जांपल इसका। और देखो, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये वही है सेक्शन 24 वाले, कि मैं एक्सेप्ट कर लूं, एक्सेप्टेंस के बारे में तो पूछा, एक्सेप्ट कर लूं या किसी और जैसे बता दूं कि मतलब किसी और तरीके से बता दूं कि वो सामान मेरा, जैसे मैं बेच दूं या प्लेस कर दूं या टाइम खत्म हो जाए, वही 24 वाले पॉइंट है अपने सारे, सेक्शन 24 42 भाई भाई, तो मतलब ये वही वाले पॉइंट है, सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल वाले, मतलब पॉइंट वैसे ही है, कुछ कुछ देख लो सेम ही पॉइंट है, तीनों वही है। एक्सेप्टेंस इन 3 कंडीशन में मानी जाती है, वहां पे भी तो हमने यही पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस कब कब मानी जाती है ये चीज। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड, अगर मैंने आपको बता के रखा है कि मेरे को सामान नहीं चाहिए तो ये ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। सुनना, मैंने 100 किलो एक्सेप्ट करे, 110 आपने भेजे थे, अब 100 किलो एक्सेप्ट कर लिए, 10 किलो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये ले जाना किसी जिम्मेदारी आपकी या मेरी, मैं आपको बार बार कॉल थोड़ी करूंगा, ये ले जाना आपकी जिम्मेदारी होगी, मैं इसका प्राइस नहीं दूंगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग ऑफ डिलीवरी, अगर बायर डिलीवरी लेने से मना कर दे, अगर मैंने आपको खर्चा करके, अगर मैंने आपको 10 करोड़ खर्चा करके आपको किसी चीज की डिलीवरी दी है, तो क्या मैं आपसे 10 करोड़ ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। अगर कोई बंदा, अगर कोई बायर
रीजनेबल टाइम में वो ना ले, डिलीवरी ना ले, या डिलीवरी की रिक्वेस्ट ही ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं लायबिलिटी आएगी बायर की। बायर से हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, रीजनेबल चार्जेस, डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं जो हमने उसके बिहाफ पर सामान वगैरह होल्ड करके रखा। अगर वो लेट भी करे तो हमने उसके सामान पर, सपोज मैंने बायर से बोल के रखा था कि मेरे पास से सामान ले जाना 10 तारीख को, मेरे को गोडाउन को रेंट देना पड़ता है 1 लाख रुपए, और वो 10 दिन लेट करता है, तो मैं उससे 10 लाख रुपए क्लेम करूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ सुना। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलना आप लोग, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रहा और फिर भी बायर लेट कर रहा है, और फिर भी बायर लेट कर रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है? फर्दर नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट द सेलर वेयर द नेगलेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ बायर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सेलर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है अगर बायर रीजनेबल टाइम में डिलीवरी वगैरह ना ले तो। आओ देखो देखो देखो, नेमो डार्क क्वाड नॉन हैबिट, इसके कुछ वो एक्सेप्शन वगैरह वो सारी बातें बता देना कि नॉन ओनर नहीं बेच सकता, लेकिन नॉन ओनर अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि नॉन ओनर कुछ कंडीशन में नॉन ओनर बेच सकता है, जैसे एजेंट हुआ और अनपेड सेलर हुआ जिसमें पोजीशन है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देना। जे के पास फिएट कार थी, उसने पी को दिया, पी एक मर्केंटाइल एजेंट है, 50,000 से कम की बेचने की नहीं बोली थी पी ने, मतलब जे ने नहीं बोल, जे ने पी को कार देते हुए बोला कि 50,000 से कम की मत बेचना, लेकिन हमारे जो पी भाई साहब थे, एजेंट थे, वो बड़ा चालाक इंसान है, उसने अपने दोस्त ए को 40,000 की कार बेच दी। अब बताना, ए ने गुड फेथ में कार ली थी, ए को पता ही नहीं था ये झूठ झूठ करके फ्रॉड करके मेरे साथ कार बेच रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या ए के साथ सेल वैलिड है? हाँ वैलिड है, ए के पास सामान आएगा, जे कैन नॉट स्यू फॉर कार, जे कैन नॉट स्यू फॉर कार, जे कैन स्यू मर्केंटाइल एजेंट। यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि जे क्या कर सकता है, यहाँ पे पूछा है जे एक से कार ले पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। हम यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट समझाएंगे कि सेल बाय नॉन ओनर, उसमें मर्केंटाइल एजेंट उसका एक एक्सेप्शन होता है, जहां पे हम ये बताएंगे कि मर्केंटाइल एजेंट सामान बेच सकता है भले ही वो उसका ओनर ना हो, और उसके द्वारा की गई सेल बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होगी। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर ये जो कार बेची गई है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेची गई है, और आपको नहीं लगता ए ने बिल्कुल गुड फेथ में काम करा है, इसको पता ही नहीं था ऐसी कुछ फ्रॉड वाली बात भी है? ठीक है। मिस्टर एस ने खरीदी 100 बेल्स ऑफ कॉटन, 60 बेल पैक हो गई, 60 बेल पैक हो गई, ध्यान रखना, लेकिन सारी की सारी बेल ही खराब हो गई, मतलब जो 60 की 60 बेल थी वो सारी बेल आग से खराब हो गई। रिस्क किसका बताओ? रिस्क हुआ मिस्टर एस का, ना कि मिस्टर वी का। अब सुनना, यहाँ पे एस सर्टेन गुड लगाओगे या स्पेसिफिक गुड लगाओगे, 21 या 23, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर इन्होंने एक सेकंड रुकना, 26 तो ये, हाँ इन्होंने 23 लगाएंगे, 23 इसलिए लगाएंगे क्योंकि 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 यहाँ पे एस सर्टेन गुड कहूंगा, एक सेकंड रुकना, कहूंगा, हाँ देखो यहाँ पे लगाएंगे एस सर्टेन गुड, क्योंकि 100 बेल पड़ी हुई है, क्या आपको याद आ रहा, 1000 पैकेट ऑफ नमक से 2 निकालने हैं, तो यहाँ पे 60 बेल मतलब 100 बेल निकालनी थी, जिसमें से 60 बेल पैक कर दी गई। जो 60 बेल पैक करी हैं वो पता नहीं किसने करी है, बस 60 बेल पैक हो गई, एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, सही है। क्या सामान क्वालिटी का है? हाँ रीजनेबल क्वालिटी का है। क्या सामान डिलीवरेबल स्टेट में आ गया? पैक हो गया, इस वजह से डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। अच्छा, कंसेंट मिली या नहीं मिली उस बात के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम दोनों तरह से आंसर लिखेंगे। अगर कंसेंट मिल गई होगी बायर से तो ऐसी सिचुएशन में लॉस हुआ बायर का, लेकिन अगर कंसेंट बायर से नहीं मिली होगी तो ऐसी सिचुएशन में लॉस हुआ सेलर का। सेक्शन 23 पढ़ लेना और इस पर अप्लाई करके देख लेना। अगर कंसेंट बायर से मिल गई होगी, अगर कंसेंट बायर से मिल गई होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम लगा देंगे कि लॉस बायर का, लेकिन अगर कंसेंट बायर से नहीं मिली या बायर के एजेंट से नहीं मिली तो ऐसी सिचुएशन में हम ये लगाएंगे ये लॉस पूरा पूरा सेलर का। ठीक है, आओ देखो, बाकी जो 40 होंगी उनका तो लॉस सेलर का ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो, प्रीति के पास एक मोटर कार थी जिसे उसने मिस्टर जोशी को दे दिया, मिस्टर जोशी को दे दिया ऑन सेल और रिटर्न अप्रूवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। एक वीक बाद, अच्छा कितने टाइम के लिए दिया था? आफ्टर ए वीक मिस्टर जोशी प्लेसेस टू मिस्टर गणेश, मिस्टर जोशी ने कार बेच दी। आपको नहीं लगता कार बेच दी तो सेल वैलिड हो गई? सेक्शन 24 याद करो, अगर मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे वो सामान एक्सेप्टेड मान लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में सामान मेरा। ठीक है, एबीसी ज्वाइंट ओनर थे ट्रक के और पोजीशन जो था ट्रक का वो बी के पास था। ठीक है, एक्स परचेज ट्रक फ्रॉम बी बिना बताए ए और सी को, ज्वाइंट सेल बाय ज्वाइंट ओनर, सेल बाय ज्वाइंट ओनर, ध्यान रखना। ठीक है,
बायर हैज टू गुड एक्ट इन अ गुड फेथ। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है और बायर को पता है कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेल को वैलिड नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बायर को नहीं पता तो वो सेल बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होगी। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें वो क्या है। एक्स एग्रीड टू परचेज 300 kg ऑफ कॉटन फ्रॉम लार्ज स्टॉक। ठीक है। एक्स सेंट हिज मैन टू सैक एंड 150 वर पैक्ड इनटू सैक। ठीक है। और फायर लगी और सारा का सामान खराब हो गया। बताओ कौन सी चीज है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है मेरे को, में हल्की सी दिक्कत है मेरे को। दिक्कत ये है कि यहाँ पे इन्होंने इस चीज को स्पेसिफिक गुड बोला है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को स्पेसिफिक गुड बोला है। देखो 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 देखो, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट वाली बात लगाई है। और जबकि यहाँ पर मेरे हिसाब से लगना चाहिए वो वाला, क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 23, जहां पर हम इस बारे में बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट, ये एसर्टेन गुड वाला। तो यहाँ पे दिक्कत है। अब इंस्टीट्यूट ने दे रखा है मानेंगे हम, तो ऑप्शन ये है। तो एक्स ने एग्री करा 300 टन वीट खरीदने का फ्रॉम अ लार्ज स्टॉक। देखो लार्ज स्टॉक भी दे रखा है ना, तो लार्ज स्टॉक से हमें फिर एसर्टेन गुड की याद आती है। चलो इस पॉइंट को जरा और देखेंगे डीपली बाद में, कभी जब रिवीजन करेंगे तब देख बताऊंगा आराम से। एक्स सेंट हिज मैन विद सेक्स। एक्स ने भेजा, सेक मतलब वो बोरियां यार, बोरियों के साथ भेजा। और उसने इन चीजों को सेक में रख भी लिया, मतलब ढांचों में रख भी लिया। अब ऐसी सिचुएशन में आग लग गई और सारा सामान खराब हो गया, तो 150 का जो लॉस हुआ, 150 का जो लॉस हुआ वो हुआ बायर का, और जो बाकी बचे हुए उनका लॉस हुआ सेलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बायर ने डिलीवरी ली थी 20 टेबल्स की। बायर ने डिलीवरी ली थी 20 टेबल्स की विदाउट एग्जामिनिंग दैम। बायर ने डिलीवरी ली थी 20 टेबल की रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पर विदाउट एग्जामिनिंग दैम। उसने 5 टेबल तो बेच भी दी इस कस्टमर को, जो 5 टेबल बेच दी कस्टमर को। कस्टमर ने कंप्लेन ली कि उनमें कुछ डिफेक्ट है। कस्टमर ने बोला कि उनमें डिफेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसके पास क्या राइट है, बायर के पास क्या राइट है। तो जनाब 15 टेबल तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 5 टेबल टूटी हुई मिली, उन टेबल्स के लिए वो रिजेक्शन नहीं कर सकता, केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि 5 टेबल उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली एज पर सेक्शन नंबर 24। चलो आओ देखो। ए ने डिलीवरी कर दी हॉर्स की टू बी ऑन सेल और रिटर्न अप्रूवल। 8 दिन के अंदर तो बताना था कि वो सामान ले रहा है या नहीं ले रहा, हॉर्स ले रहा है या नहीं ले रहा। तीसरे दिन पता चला हॉर्स मर गया। क्या आपको नहीं लगता सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 24 दोनों दोनों यहाँ पे लग रहे हैं? 8 और 24 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ रहा है। तो देखो तीसरे दिन घोड़ा मर गया ना, सामान सेल होने से पहले ही, गुड सेल होने से पहले ही। तो बोलो घोड़ा गुड कब से होने लगा? जनाब गुड्स की डिफाइन में हमने पढ़ा था कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम्स, ये सारी चीजें हमारे उसमें आ जाती हैं गुड्स में लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब हम नहीं लेंगे। तो मतलब गुड्स, हॉर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ गुड। ठीक है। गुड्स का मतलब आप इंग्लिश मीनिंग से क्यों निकाल रहे हो? घोड़ा इज नॉट अ गुड, लेकिन हम जब एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें गुड्स की डेफिनेशन के तहत ये कवर होता है, इस वजह से घोड़े को गुड ले रहे हैं ना। 8 और 24 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। यहाँ पर घोड़ा जब मरी गया तो उसके लिए पैसा कैसा, लेकिन हाँ अगर वो टाइम 8 दिन 1 हफ्ते के बाद मरता तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता, मतलब वो पैसे ले सकता है। देख लो 8 और 24, इन्होंने सेक्शन नंबर 8 लिख के नहीं रखा है, आप लिख के आओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ यूनिट खत्म होती है, बस आखिरी यूनिट और बची है, इसके साथ 100 खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।